राष्ट्रपिता ज्योतिराव जी फुले का जन्म जो है 11 अप्रैल 1827 में हुआ और अभी तक जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव जी फुले सामाजिक क्रांति के जनक रहे हैं, उनके बारे में जो है बहुत सारे जगह पे इतना ही प्रचार प्रसार हो रहा है कि उन्होंने बालिका स्कूल खोली, उन्होंने स्त्री के लिए शिक्षा का द्वार खोले और वो साधारण परिवार से थे, फूलों की खेती करते थे, फूल माली थे और बहुत सारे टेक्स्ट में एनसीईआरटी में यूपी बोर्ड में इस तरह से पढ़ाया जा रहा था कि वो जैसे सामाजिक क्रांतिकारक नहीं है, वो सिर्फ सामाजिक सुधारक है और समाज सुधार और सामाजिक क्रांति इसमें बहुत अंतर है। तो उस समय में आपके प्रश्न के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि ज्योतिराव जी फुले जी की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत सुदृढ़ आर्थिक स्थिति थी और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ज्योतिराव फुले जी के जो पिताजी है गोविंदराव जी फुले, वो उनका भी बड़ा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी टाइप था और अभी का जो वीटी स्टेशन है, सीएसटी स्टेशन है, वो बनाने में भी उनकी कंपनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वन ऑफ द कंपनी वाज देयर। तो उनकी फाइनेंशियल हालत जो है वो बहुत अच्छी थी और ऐसे विचारक थे कि उन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल करके सामाजिक आंदोलन चलाया। वो सामाजिक आंदोलन जो है उस समय में बगैर पैसे का चलाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति पूरी उसमें लगाई। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि साथियों आपने सुना सर को कि महात्मा फुले एक समाज सुधारक तो थे ही, साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि खुद की प्रॉपर्टी को है जो है वो समाज हित में उन्होंने खर्च किया, लगा दिया, पूरी आहुति पूरी बलिदान के साथ में उन्होंने ये सब कार्य किया है। तो इस बात को भी हम मतलब आज के बाद में आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ कि महात्मा फुले केवल एक खेती करने वाले या एक ओबीसी समाज के जो धारणा बनी है वो धारणा में ना बह के उनके रियल कार्य को आप जाने। जिस तरह से सर ने बताया कि वीटी स्टेशन जो है वो उनके पिताजी के हाथों से उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और ये सब इतने मतलब शक्तिशाली बलाढ्य और पैसेधारी होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ सर कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने पूरा झुकाव जो है वो समाज सुधार के ऊपर लगा दिया, तो वो घटना मैं जानना चाहूंगा सर। जैसे कि बहुत सारे लोगों में जानकारी भी है, सर्वश्रुत है, मैं इसको थोड़ा इलाबोरेटली आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये ज्योतिराव फुले जी का आंदोलन जो है वो मनुवाद को तोड़कर जो है मानवतावाद का आंदोलन है। मानवतावाद की तरफ ज्योतिराव फुले जी ने इस आंदोलन को बढ़ाया। उसके लिए अभी उनका अगर शॉर्ट में पार्श्वभूमि देखते हैं तो शुरुआती दौर में जो है उनको स्कूलिंग तो मिला नहीं प्रॉपर, लेकिन वो चाणाक्ष थे, बहुत अच्छे पढ़ाकू विद्यार्थी थे, इसलिए वो स्कॉटिश स्कूल में जो है उनको इंग्लिश पढ़ने का मौका मिला, अच्छा ज्ञान मिला। और जो 7वीं पढ़े ज्योतिराव फुले, उस समय की 7वीं पढ़े ज्योतिराव जी फुले जो है उनको ये समझ में आता है जब उनकी यानी 1840 में तो उनकी शादी हो गई 9 साल की सावित्रीबाई फुले जी से, लेकिन धीरे धीरे जब 20-21 साल में वो जाते हैं तो 21वें साल में वो समझ जाते हैं, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो शूद्र अति शूद्र जाति के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो ओबीसी लोग हैं, उन लोगों की ये सामाजिक हीनता दासता का कारण जो है वो कारण शिक्षा मात्र है, अशिक्षा मात्र है। और अशिक्षा होने की वजह से उनके साथ बहुत सारे व्यवहार होते हैं, दयनीय शोचनीय व्यवहार होते हैं। जैसे खेती बाड़ी करने वाला शेतकरी लोग आदमी जो है उनके साथ उनका पिळवणूक होता है, मराठी में उसको बोलते हैं, उनको पीड़ादायक कष्ट से गुजरना पड़ता है। जो अनपढ़ है ज्ञानी है उनको
ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, भट्ट लोग हैं, ये लोग जो है चूसते हैं, उनका खून चूसते हैं, उनको मयत में दान करना है ना। कोई मृत होता है तो उसके लिए पैसा लगाना है, उनकी शादी के लिए पैसा लगाना है, उनका बच्चा जन्मता है उसके लिए पैसा लगाना है, उनको ग्रह की दिशा के लिए पैसा लगाना है। ये सब करते हुए भी उनकी सामाजिक परिस्थिति जो है वो पूरी तरह अछूत है, और अछूत होने के बावजूद भी वो अगर पीड़ित है, तो इसका कारण जब ज्योतिराव फुले जी ने जानना चाहा धीरे धीरे, तो वो आपको तो सबको मालूम है कि ज्योतिराव जी फुले एक अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में गए। ब्राह्मण मित्र की शादी में इनके पास तो अच्छे कपड़े थे। ब्राह्मण कब दोस्ती कर रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है? तो जो पैसे वाला है और पढ़ा लिखा भी है, ऐसे फुले के साथ उनकी दोस्ती है। तो ऐसे दोस्त को उसने शादी में बुलाया, और शादी में जो ज्योतिराव फुले जी के साथ व्यवहार हुआ, जो सनातनी ब्राह्मण है उन्होंने ज्योतिराव जी फुले को धीरे धीरे पीछे रखा और अपने दोस्त की शादी से, बारात से बाहर निकाल दिया। अभी उनको जब बाहर निकाल दिया तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, यानी एक व्यवहार हो सकता है। लेकिन ज्योतिराव जी फुले ने देखा कि उसी वक्त जो अछूत लोग हैं, जो रास्ते के साइड में बैठे, बाजू में बैठे हुए हैं, और वो लोग जो है जिनके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं, वो लोग ज्योतिराव फुले जी पर हंस रहे हैं। वो इसलिए हंस रहे हैं साथियों कि वो बोलते हैं कि देखो, अरे ज्योतिराव फुले तू पढ़ा हुआ आदमी है, इतना भी नहीं जानता कि शूद्र लोगों को, ये भट्ट लोगों की, ब्राह्मण लोगों के शादी में नहीं जाना चाहिए। हम देखो, हम जो अशुद्र, अति शूद्र हैं, ये हमको पूरी तरह मालूम है कि हमको रास्ते के बाजू में ही बैठना है। तो ये जो आत्मसम्मान का अभाव जो है, इसको फुले जी ने झकझोर दिया कि मेरा अपमान हुआ तो मुझे दुख हुआ, मैं रो रहा हूं, लेकिन जिनका अपमान से भी नीचे गिरे हुए लोग हैं, उनका कोई मान सम्मान नहीं है, और पूरी तरह अपना मान सम्मान खो चुके लोग हैं, वो ऐसी परिस्थिति में हंस रहे हैं। तो जैसे अभी मैं इसको कोरिलेट करना चाहूंगा कि गुलामी में आनंद व्यक्त करता है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। तो ये उसका सटीक उदाहरण है कि जो गुलाम लोग हैं, रास्ते के बाजू में बैठे हुए हैं, और ज्यादा यातना हो रही है, वो हंस रहे हैं किस पर? फुले जी पर, कि भाई तुमको इतना नहीं समझता कि ब्राह्मण की शादी में नहीं जाना चाहिए। तो ये बात को ज्योतिराव फुले जी को बहुत झकझोर दी, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन मनन किया। जैसे वो थॉमस पेन के विचारों से तो प्रेरित हुए ही थे, जॉर्ज वॉशिंगटन के विचारों से प्रेरित थे, शिवाजी महाराज के विचारों से प्रेरित थे। तो ऐसे ज्योतिराव फुले जी ने फिर इसका शोध किया, और शोध करने के बाद वो समझ गए कि ये सारी जो समस्याएं हैं, ये अविद्या की वजह से। अच्छा, तो अविद्या का जो है डिस्क्राइब जो है हिंदी में करने की बजाय मैं आपको महाराष्ट्र में जो है, मराठी में जो है, वो सबको मालूम है, लेकिन वो हर बार लोगों को पता होनी चाहिए। ज्योतिराव जी फुले कहते हैं कि विद्ये विना मती गेली, मती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले, आणि एवढे सगळे अनर्थ एका अविद्येने केले। इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि आपके पास विद्या नहीं है तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बुद्धि नहीं है, आप एनालिसिस नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते, विवेचन नहीं कर सकते, है ना। विद्या बिना मति की। अभी आपके पास कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है, तो यू कैनॉट मूव, तो आपकी मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट नहीं है मतलब आप गतिशील नहीं हो सकते। आपकी आर्थिक प्रक्रिया बंद है, आपकी सामाजिक अभिसरण बंद है, सब बंद है, तो आपका मूवमेंट पूरी तरह स्टॉप हो गया, तो गति गई। आप गति नहीं है, चक्र की तरह चल नहीं रहे हैं, आप मूव नहीं कर रहे, आपकी प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। इसलिए आपका वित्त गया, आप यू कैनॉट अर्न, है ना। वित्त गया, वित्त जाने से क्या हो गया कि आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी परिस्थिति धूमिल हो गई, नष्ट हो गई, कमकुवत हो गई, कमजोर हो गई। और ऐसे कमजोर लोग किसके वजह से बने? सिर्फ एक अविद्या से बने
इसलिए ज्योतिराव फुले जी ने इस पे प्रहार किया। जैसे उनको समझ में आया, 27 में जन्म हुए ज्योतिराव जी फुले को 48 तक ये पूरी तरह समझ में आ गया कि ये अविद्या की वजह से सब समस्याएं है। इसलिए उन्होंने 1848 में पहली बालिका के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल का शुरुआत की, निर्माण की। ये मैं सर हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि जैसे कि संत ज्ञानेश्वर का नाम लिया जाता है, उनके साथ में एक छोटा एक हादसा हुआ था जिसके कारण उन्होंने समाधि तक ली। तो महात्मा फुले जी के साथ में इतना बड़ा जब हादसा हुआ, तो इतने बड़े हादसे के बाद में महात्मा फुले जी ने मूवमेंट को किस तरह से लिया और आगे क्या करने की कोशिश की? क्या वो भी ज्ञानेश्वर जी के लिए तरह से समाधि ले लिया, या तो फिर उन्होंने अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया? तो किस तरह से सर उन्होंने कार्य करने की कोशिश की? ये अच्छा सवाल है। जैसे अभी हम बात करते हैं, दोपहर में मेरी बात हो रही थी, इसको मैं दो तरह से कोरिलेट करना चाहूंगा। राष्ट्रपिता ज्योतिराव जी फुले बचपन से जो है इस विचार को लेके जा रहे, समानता के विचार को लेके जा रहे, और ये समानता का विचार जो है वो स्कॉटिश स्कूल में उनको पढ़ने को मिला, वो मुस्लिम व्यक्ति की वजह से। अच्छा। है ना, मुस्लिम व्यक्ति, क्रिश्चियन व्यक्ति, और फॉरेन एजुकेशन उनको मिल रहा है एक प्रकार से। स्कॉटिश एजुकेशन है तो वो फॉरेन एजुकेशन, वो फॉरेन एजुकेशन जो है आपको विवेकपूर्ण विश्लेषण और विवेक की एजुकेशन दे रहा था उस समय, ऐसा मान के चल सकते हैं, बराबर। और फिर उसके वजह से, क्योंकि मैं तो इसको कोरिलेट नहीं करूं, कुछ लोगों ने अभी बीच में ऐसा क्वेश्चन उपस्थित किया कि जैसे अपने शहीद भगत सिंह, जो शहीद भगत सिंह का लिटरेचर बहुत स्फोटक है। शहीद भगत सिंह भी कह रहे हैं कि अगर मुझे जीवन दान मिलता है, अगर मैं जेल से रिहा होता हूं, तो मैं अपना पूरा जीवन जो है बाबा साहब के कार्य में लगा दूंगा। तो हमारा उत्तर भारतीय समाज और कुछ ऊपरी सेवन सिस्टर के लोगों को अभी तक ये पूरा तरह मालूम नहीं है। वो लोग कहते हैं कि अगर इतना बड़ा आदमी और इतना विचारक आदमी अगर शहीद भगत सिंह थे, तो फिर उन्होंने अपना जीवन इस तरह इस कॉज के लिए कैसे खत्म कर दिया। देखिए, वो आप लोगों को मालूम नहीं कि वो उनके साथ षड्यंत्र है, जेल के अंदर होने वाला षड्यंत्र है। मैं यहाँ पे वो क्लियरिटी देना चाहूँ। दूसरा, ज्योतिराव जी फुले जो है ये स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, मूवमेंट करने के लिए तैयार है। जो आदमी स्कूल में टीचर आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए अपनी बीबी को उस वक्त पढ़ा रहा है जब सारी दुनिया उसके खिलाफ है, उसके पिता खिलाफ है ना, उसके पिताजी उसके यानी गोविंद राव जी के खिलाफ है। जो सावित्रीबाई फुले है, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन उसके खिलाफ है। पूरा समाज और कम्युनिटी जहां वो रहते हैं वो लोग उसके खिलाफ है। और जो धर्म संस्कार है, वेद है, ब्राह्मण्स है, वो पूरी तरह से उसके खिलाफ है। उसके बावजूद वो निर्णय लेते हैं कि अपनी बीबी को पढ़ाना, है ना। शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी जो कह रहे हैं, तो ये ताड़न के अधिकारी स्त्री को आप पढ़ा के क्या कर रहे, शिक्षित बना रहे, शिक्षा बना रहे। इसका मतलब आप सब वेदों को, ग्रंथों को जो उस वक्त प्रचलित है और ब्राह्मणिज्म को जो है पूरी तरह छेद दे रहे। ये इतना साहसपूर्ण निर्णय जब 21वीं उम्र में जो आदमी ले रहा है, वो ऐसे छोटे मोटे इससे डरने वाला नहीं है। सामाजिक आंदोलन चलाने वाले लोग जो है बिरले होते हैं, और वैसे ही ज्योतिराव जी फुले थे जिसके वजह से हम हैं। बाबा साहब हुए, बाबा साहब ने उनको अपना गुरु माना, है ना। और आज भी अगर रिलेवेंसी देखा जाए तो जो क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ज्योतिराव जी फुले ने दिया है, शूद्र अति शूद्र विरुद्ध शेठजी भटजी, तो आंदोलन को सही दिशा देता है कि आपको क्या करना है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्योतिराव फुले जी का दर्शन हम बोल सकते हैं। सर हम जानना चाहेंगे कि ज्योतिराव फुले जी ने शिक्षा का कार्य सबसे पहले शुरू किया, तो शिक्षा का कार्य शुरू करते वक्त उन्होंने किस तरह से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, शिक्षा के कार्य को? अभी देखिए, शिक्षा का कार्य जब
शुरू होना बहुत कठिन काम था, बराबर। इस कठिन काम में उनका साथ दिया सावित्रीबाई फुले ने, बराबर। और सावित्रीबाई ने जब पढ़ने की ललक दिखाई, पढ़ना चाहा, तो ज्योतिराव फुले जी ने उनको पढ़ाया, घर में पढ़ाया, बराबर। घर में पढ़ाने के बाद फिर जो है घर में ही थोड़ा बड़ा स्कूल चलता था, स्कूल ट्यूशन टाइप, कि कुछ लोगों को पढ़ाया जाए। पहले एकदम से उन्होंने स्कूल शुरू नहीं किया, तो लाइक माइंडेड लोगों को तैयार किया, अपने जैसे लोगों को, 8, 10, 5, 7 लोगों को जो है, फैमिलीज को तैयार किया कि वो अपने बेटियों को मेरी बीवी के पास पढ़ने के लिए भेजे। और ये घर में चल रहा था। लेकिन जब उनको लगा कि लोग हमारा साथ दे सकते हैं, तब ज्योतिराव फुले जी ने ये कदम उठाया, सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में पहली महिलाओं के लिए स्कूल का निर्माण किया। अब ये स्कूल का निर्माण करने के बाद में जो है, इसकी पूरी धुरा जो है उन्होंने वो सावित्रीबाई फुले को दी, बराबर। धीरे धीरे 1851 में उन्होंने वो अछूत लोगों के लिए स्कूल शुरू किया, बराबर। फिर उसके बाद में सावित्रीबाई फुले ने 18 स्कूल बनाए, 18 स्कूल खोले। और ये 18 स्कूलों में 3 स्पेशल बालिका स्कूल थे, महिलाओं के लिए बनाए गए स्कूल थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक, मैं तो ये बोलूंगा कि उस समय में हम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी को सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहते हैं, प्रवर्तक कहते हैं। मैं कहता हूं कि दुनिया में वर्ल्ड में कोई एज ए दंपत्ति, फैमिली, वाइफ एंड हस्बैंड, अगर सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कोई है तो फुले दंपत्ति है, कि उन्होंने स्टार्ट खुद किया, दोनों ने मिलकर, और सिर्फ मेल डोमिनेटेड नहीं है। जबकि जिसके लिए मूवमेंट चलाया था उन्होंने, वो जानते नहीं थे और उनमें समझ नहीं थी ये, और वो इस चीज को जो है वो प्रोवोक नहीं कर सकते थे, ये क्या कर रहे हैं उसकी जानिब भी नहीं थी, मतलब जानकारी भी नहीं थी, तब उन्होंने ये शुरू किया। इसके बावजूद उन्होंने, यानी अपनी पति और पत्नी मिलकर कोई आंदोलन शुरू करना और उसको लास्ट तक चलाना, इसके लिए तो मैं बोलता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोई रिवार्ड्स है, अगर है तो नोबेल पुरस्कार इस फैमिली को मिलना चाहिए कि उन्होंने ये आंदोलन फैमिली, हस्बैंड वाइफ होके चलाया। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। फिर धीरे धीरे जो है शिक्षा जो है अछूत लोगों तक पहुंचाई। इसके लिए उन्होंने जो है, आपको पता होगा, 1882 में हंटर कमीशन के सामने अपनी साक्ष रखी। हंटर कमीशन जो है, हंटर कमीशन के सामने जब ज्योतिराव जी फुले जाते हैं तो वो बोलते हैं कि प्राथमिक एजुकेशन जो है ये कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी होना चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ही इज टॉकिंग अबाउट इन 1882, वो 1882 में बोल रहे है ना। तो ये जो है, ये इस तरह का, मतलब सर आपको ये कहना है कि 1800 साल में ज्योतिराव फुले जी ने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि भविष्य की परिस्थितियां क्या होंगी। बिल्कुल, मतलब वो उस समय ये मांग रहे, डिमांड कर रहे हैं कि ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। मतलब वो ये उन्होंने ये दूरदृष्टि अपना ली थी कि भविष्य में इनको शिक्षण क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से खदेड़ा जाएगा। वो तो यानी उस वक्त की डिमांड जो है वो इसकी वजह से नहीं बोल सकते हम, वो इसलिए भी है कि जब उस कामगार होते हैं, मराठी में आप जानते हैं, अभी भी कम्युनिटीज है जो सिर्फ ये गन्ना तोड़ने का काम करते हुए आगे आगे माइग्रेट होते जाती है। दूसरी असम में बांसपुर कम्युनिटी है, बांस के खेत होते हैं, उसको तोड़ते तोड़ते आगे चली जाती है, और वो आगे इतने आगे चली जाती है कि उनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है, उनको पता नहीं चलता। तो फैमिलीज टू फैमिलीज मूव्स टुगेदर, यानी गांव के गांव, जैसे 400 फैमिली है वो जा रही है, तो उस दौरान उनको बच्चे भी हो रहे हैं, उनके बच्चे उनके साथ है, छोटे बच्चे, तो दे कैन नॉट थिंक इवन अबाउट टू एजुकेट देयर चाइल्ड, है ना। तो एजुकेशन के लिए उस वक्त की भी परिस्थिति है
कि अगर अपने माँ बाप कमाएंगे नहीं, उनको शिक्षा अगर पैसे से मिलेगी तो वो अपने बच्चों को क्यों स्कूल भेजेंगे? जबकि अभी इन्होंने इसको कर दिया है कि अन्न वस्त्र निवारा शिक्षा आरोग्य ये मूलभूत गरजा में डाल दिया। बराबर। ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, उसको शिक्षा मिलना ये उसका अधिकार है। मैं उनकी दूरदृष्टि देख रहा हूं कि ज्योतिराव जी फुले उस वक्त ये फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कर रहे हैं अंग्रेज सरकार से कि यहाँ के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए। उसके बियॉन्ड भी अगर कुछ उनका ये देखते हैं, शेतकरी आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो वो सरकार से जो है ये बोल रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण्स कम्युनिटी है, बनिया कम्युनिटीज है, इन लोगों को आपने जो है प्रोटेक्शन दे रखा है और इनके कहने पे जो आपके लोग निर्णय लेते हैं, इसके वजह से शूद्र अतिशूद्र एससी ओबीसी लोगों को जॉब्स नहीं मिलते, तो इनके लिए भी कोई रिजर्व जॉब होने चाहिए। यानी ज्योतिराव जी फुले उस वक्त रिजर्वेशन की भी डिमांड की। तो उनकी दूरदृष्टि जो है बहुत ही सटीक है, बहुत दूरगामी है, और इसके वजह से ज्योतिराव जी फुले हमेशा हमेशा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बने रहेंगे, अग्रदूत है। और शायद सर यही कारण है कि बाबा साहब ने उनको अपना गुरु माना है। बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब का जो आंदोलन है, हाँ, वो आंदोलन में बाबा साहब ने फुले जी के आंदोलन को इतना आगे तक लेकर जाने की कोशिश की है, बड़े दिलो जान से अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण तक उन्होंने इसके लिए फाइट किया है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो जानकारी उन्हें फुले जी से प्राप्त हुई है, तो इसी वजह से वो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उनके प्रति और उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा कि शिक्षा क्षेत्र में जब फुले जी इतना क्रांतिकारी पहल कर रहे थे, तो उस वक्त ब्राह्मणों की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखो, जैसे आप जानते हैं कि ज्योतिराव जी फुले ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है ब्राह्मणिज्म को, ब्राह्मणों को। ज्योतिराव जी फुले ने एक बड़ा जो है मुझे आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है ज्योतिराव जी फुले ने अपने आंदोलन के माध्यम से ये प्रूव कर दिया था कि जैसे बाल काटने वाला नाई है, वो नाई का बिजनेस है, उससे पैसा कमाता है, उसका पेट चलता है, इसके वजह से उसका बिजनेस है। और ब्राह्मण जो पुरोहित्य कर रहा है, ब्राह्मण जो पूजा अर्चा कर रहा है, वो मंदिर में जो काम कर रहा है, वो उसका धर्म नहीं है, वो बिजनेस है, उसका बिजनेस है। हाँ, इसका मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, ये कोकण में एक केस हुआ था। कोकण में एक केस हुआ, उस केस पर ज्योतिराव फुले जी के माध्यम से जो है एक केस का आगे बढ़ा। ब्राह्मणों ने जो है जब ये शुरू हो गए, जैसे सत्यशोधक समाज के माध्यम से सत्यशोधक विवाह जब शुरू हो गए, तो ब्राह्मणों ने आंदोलन किया कि हमको जो है कोई आपत्ति नहीं है कि आप हमारे मंत्रोच्चार से कोई शादी नहीं लगाओ, वेद वगैरह पुराण के माध्यम से नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप अपनी शादियां अगर करते हैं आपके सत्यशोधक समाज के माध्यम से तो करते रहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उसका जो हमारा नुकसान हो रहा है, कौन सा नुकसान हो रहा है? दक्षिणा का। दक्षिणा का नुकसान हमारे घर में पहुंचा दिया जाए। एक कोर्ट में केस गया और इस कोर्ट में केस जाने के बाद में इसको ज्योतिराव फुले जी के माध्यम से, मेरे ख्याल से एडवोकेट गोरे करके उन्होंने केस को लड़ा। तो तब ये बात आई कि आप ज्योतिराव फुले जी के माध्यम से दलील दी गई फिर कोर्ट में उनके वकील के थ्रू कि ठीक है, हम इसका मेहनताना आपको भेजेंगे, दक्षिणा भेजेंगे, लेकिन आपके घर में जो ब्राह्मण दाढ़ी बना रहा है, जो अपनी बाल खुद काट रहा है, वो बेशक काटे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका मेहनताना जो है हमारे नाई भाइयों के पास पहुंच जाए। तो ये बहुत यूनिक केस है उस जमाने का, और इसके वजह से ये केस ज्योतिराव जी फुले जीते और ये तय हो गया कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का पेट पलता है मंदिर में,
ब्राह्मणों ने इसका विरोध इसलिए भी ज्यादा किया क्योंकि ये ब्राह्मणिकल फोर्सेस को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करने वाला था, क्योंकि आपको अशिक्षित रखने से ही वो आपको गुलाम बनाकर रख सकते हैं। ज्योतिराव फुले जी के पिता को जो है अलग अलग माध्यम से उन्होंने उकसाया, है ना, लोगों को ज्योतिराव फुले जी के खिलाफ करने की कोशिश की और लोगों गुंडों को भेजा ज्योतिराव फुले जी को मारने के लिए, है ना। तो वो जो है सनातन ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण उनका विरोध तो पुरजोर करेंगे क्योंकि उनकी धर्म व्यवस्था नष्ट होती है और ये शोषण की प्रक्रिया जो है यहाँ से बंद हो जाएंगी अगर समझो आप शिक्षित हो गए। तो वो जानते थे कि हमारे गुलाम अगर मुक्त हो गए तो हम राजा नहीं रह सकते, इसलिए ज्योतिराव फुले जी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसका विरोध तो होना लाजमी है। तो ज्योतिराव फुले जी का अपने जीवन में बहुत ज्यादा विरोध ब्राह्मणों ने किया है, आज भी वो करते हैं और भविष्य में भी वो करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ज्योतिराव फुले जी को अगर समझो हम सही मायने में समझते हैं तो हमारा काम है, ज्योतिराव फुले जी ने हमको जो बताया शूद्र अति शूद्र विरुद्ध शेखजी बच्ची, इसको अपने दिलो दिमाग में बिठा ले और उसी तरह से आंदोलन चलाए, तब हम सही मायने में ज्योतिराव फुले जी को याद कर रहे हैं, इसका मीनिंग हो। बहुत अच्छे से बताया सर आपने कि किस तरह से आंदोलन को हमने समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो किताबों में है लेकिन हम वो किताबें पढ़ते नहीं है, रेफर नहीं करते और वो रेफर नहीं करते हैं, इसलिए हमें सही आंदोलन की दिशा और दशा को हम समझ नहीं पाते।